दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का जो मेरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो है बेसिक पैथोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम क्या देख रहे हैं आज? बेसिक पैथोलॉजी देखेंगे, यानी बेसिक देखेंगे कि क्या उसमें डिसीजेस आती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बेसिक पैथोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो अगर बेसिक पैथोलॉजी में हम जाएंगे, कुछ जो पॉइंट्स है, एक्चुअली डिसीजेस तो बहुत सारी होती हैं, पर मैं कुछ जो मेन जो डिसीजेस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो डिसीजेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो डिसीजेस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो होती है एस्थमा। क्या होती है? एस्थमा। एस्थमा क्या डिसीज है? इट्स अ इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या होती है? एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। उसमें क्या होता है एस्थमा में? आप लोगों को कॉमन तौर से तो पता होगा कि सांस लेने में तकलीफ होती है एस्थमा में, ठीक है, पर क्यों होती है सांस लेने में तकलीफ मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मसल लेयर ऑफ ब्रोंकाई। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा जो है, जैसे कि ये समझ लो ये लेयर है, अंदर ब्रोंकाई की ये लेयर है, ठीक है। ब्रोंकाई ट्यूब है, इसको काट दिया है मैंने, ये है अंदर लेयर, ठीक है, और ये है अंदर ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या? ऐसा हॉलो स्पेस, ऐसा खाली स्पेस जहां पे क्या हो, कोई भी चीज फ्लो हो, स्टोर हो, उस चीज को ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक अलग से स्पेसिफिक जगह का नाम ल्यूमेन नहीं होता है। जहां पे भी हॉलो कैविटी हो, कोई भी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में कोई भी हॉलो कैविटी हो, उस जगह को बोलते हैं ल्यूमेन। ये ब्लड वेसल्स में हो सकती है, ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो सकता है, या आपके ब्रोंक्यूल्स में हो सकता है। जो भी पाइपलाइन टाइप स्ट्रक्चर रहता है बॉडी के अंदर, वहां का जो खाली सरफेस रहता है, अंदर का हॉलो कैविटी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। तो जो ल्यूमेन होता है, इसमें क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, आपकी जो लेयर रहती है बॉडी में, जो भी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स रहती है, वो किससे बनता है? चार तरीके की लेयर से बनता है। एक होता है म्यूकोसा, एक होता है सब म्यूकोसा, एक होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और एक होती है सेरोसा या एडवेंटिशिया, ठीक है। ये चार लेयर्स से बना होता है। तो इन चार लेयर्स में जो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा, उसकी जो म्यूकोसा में भी 3 लेयर होती है, और जो पहली लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, और उसमें क्या होता है, मसल लेयर होती है ये। उसके अंदर क्या होता है, ब्रोंकाई के अंदर बिकम थिकेंड, यानी कि वो लेयर क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। और क्या होता है, इन द म्यूकस ग्लैंड्स एनलार्ज, और जो उसके अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, जो कि ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। म्यूकस क्यों सीक्रेट होता है आपकी बॉडी में? ताकि जो एयर पैसेजेस हैं, उसमें जो एयर का फ्लो है अच्छे से बना रहे। जो भी पैथोजेंस है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी ऐसी चीजें हैं, फॉरेन एजेंट्स जो आपके सांस के थ्रू आपकी बॉडी में जाते हैं, वो अंदर म्यूकस के द्वारा ट्रैप हो जाए, यानी वहां पे आके फंस जाए। म्यूकस क्या करता है, उनको रोकने का, उनको ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एस्थमा में जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो थिक हो जाती है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर थिक होएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर में ही जो क्या होता है, लैमिना प्रोप्रिया वाली जो लेयर होती है, वहां पे ग्लैंड्स होती हैं, और इसमें क्या होता है, जो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, यानी जो म्यूकस का सीक्रेशन का काम करती हैं, वो ग्लैंड्स भी क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, यानी साइज में बड़ी हो जाती है। और बड़ी होने के कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, यानी कि म्यूकस का अधिक सिक्रेशन हो जाता है। म्यूकस के अधिक सिक्रेशन से क्या होगा, कॉजिंग रिड्यूस्ड एयर फ्लो इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके कारण क्या होगा, ये क्या करता है, एयर फ्लो जो होता है, यानी जो एयर का, यानी जो हवा का जो बहाव है आपके लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, क्या करता है, उसको क्या करता है, कम कर देता है नीचे वाले एंड वाले पार्ट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है, जो लेयर्स होती हैं, यहां पर क्या होते हैं, 2 रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 रिसेप्टर्स होते हैं। एक लिख देता हूं M, और एक को लिख देता हूं B। M रिसेप्टर्स का नाम क्या होता है? मस्कैरिनिक रिसेप्टर, और ये होता है बीटा रिसेप्टर। कौन? एक है मस्कैरिनिक रिसेप्टर और एक होता है बीटा रिसेप्टर। मस्कैरिनिक रिसेप्टर क्या करता है, जो स्मूथ मसल रहती है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। आपका जो ल्यूमेन रहता है, वहां पे जो लेयर रहती है वॉल की, उसे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। और जो बीटा रिसेप्टर क्या करता है, उसको रिलैक्सेशन का काम करता है, यानी कि जो लेयर
कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसको क्या करेगा, वो रिलैक्स कराएगा। क्या करेगा, जो लेयर कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसको रिलैक्स कराएगा, यानी वापस उसके जो फॉर्म में, जो ये फॉर्म क्रिएट हुआ है उसको किस फॉर्म में क्रिएट कराएगा, वापस वो क्या होएगा, अपनी पोजीशन पर रिलैक्स हो जाएगा। मस्कुलानिक रिसेप्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, और जो बीटा रिसेप्टर क्या करता है, उसको एक्सपांड कराता है, यानी वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आने में मदद करता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें जो अधिक सिक्रेशन है यानी एक्स्ट्रा सिक्रेशन होने लगता है म्यूकस का। म्यूकस का एक्स्ट्रा सिक्रेशन से क्या होता है, इसमें सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि अस्थमा में कारण क्या क्या होते हैं अस्थमा के। सबसे पहले अस्थमा एक ऐसी डिसीज है जो कि लॉन्ग टर्म डिसीज है, इट्स अ क्रॉनिक डिसीज, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली डिसीज होती है अस्थमा। ठीक है, ये बचपन में भी होती है, ये बड़ेपन में भी होती है, ये बुढ़ापे में भी हो जाती है, कभी भी ये डिसीज आपको हो सकती है अस्थमा। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल कारण अभी तक पता नहीं चला है कि क्यों, किस कारण से होती है, पर इसके सिम्टम्स पता चल गए हैं। ठीक है, या तो ये हेरिडिटरी हो सकती है, या तो ये अगर आपके दादा परदादा या किसी भी आपकी फैमिली जनरेशन में हो तो ये आपको हो सकता है अस्थमा, या तो आपको किसी तरीके से एलर्जी हो, उस तरीके से हो सकता है अस्थमा। अस्थमा क्या कैसे होता है, एक तो होता है टबैको यानी तंबाकू खाने वाले लोगों को होता है, अधिक स्मोकिंग करने वाले लोगों का होता है, डस्ट पार्टिकल के द्वारा अस्थमा का। अस्थमा क्या है, अस्थमा एक डिसीज नहीं बोलूंगा मैं इसको, डिसीज होती है, पर इन अ लैंग्वेज अगर मैं इसको बोलना चाहूं, इट्स अ एलर्जी। अस्थमा क्या है, डिसीज ना बोल के इसको बोलो एलर्जी बोलो, क्योंकि ये एलर्जी से ही इसके जो सिम्टम्स इवोक होते हैं, यानी कि जो इसके सिम्टम्स है एलर्जी से ही आगे बनते हैं, दिखाई देते हैं। यानी कि अगर किसी को अस्थमा है पहले से, तो अगर उसको कैसे उसको जो क्या बोल देंगे उसको, जो एपिसोड्स होते हैं उसको अस्थमा के अटैक के एपिसोड्स जो उसको आते हैं, ट्रायल्स जो भी एपिसोड्स होते हैं हफ्ते में 1 बार या दिन में 3 बार, जिसको जितनी सिवियरिटी से अस्थमा है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान को अस्थमा है तो उसको किस तरीके से उसको अटैक किससे आएगा, या तो उसको कोई परफ्यूम, इसने किसी ने परफ्यूम लगाया है, उस परफ्यूम से उसको अस्थमा का अटैक आ जाएगा, या तो कोई डस्ट पार्टिकल, या तो बहुत धूल हो रही है जगह पे, धूल से अस्थमा का अटैक आएगा उसको, या तो कोई पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फूल देखें, फूल में पराग रहते हैं येलो येलो कलर के, जिसको मधुमक्खी आके बैठती है ना, जिस परागण करती है और शहद बनाती है, वो पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स से किसी को एलर्जी रहती है, अगर हवा में बहते हुए पोलन ग्रेन किसी के सांस में आ जाए, उससे अस्थमा का अटैक आता है लोगों को। और किससे होता है, ठंडा वातावरण, ज्यादा कोल्ड रहा एटमॉस्फेयर ज्यादा, ठीक है, ज्यादा एक्सरसाइज के कारण होता है, यानी किसी ने चेस्ट की एक्सरसाइज, जिसने ज्यादा काम कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया है, ठंडे में काम कर लिया है, कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, इस तरीके का पानी वाला काम किया, जिससे क्या होता है, ठंडे बॉडी में ठंडी ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरीके के जो चीजें इवेंट्स होते हैं उनके कारण क्या होता है, अस्थमा का अटैक होता है। ठीक है, अब अस्थमा का अटैक कैसे होता है, अस्थमा का अटैक बहुत सारे सिम्टम्स है। एक तो होता है कफिंग, ठीक है, कफ होता है, यानी कि इस तरीके से कफ होता है ना, खांसी नहीं बोल रहा हूं जो कफ होता है ना, बलगम जिसको बोलते हैं, कफिंग होता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, कफ पैदा होता है। और क्या होता है, शॉर्ट ब्रेथ, यानी कि मतलब जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूं आपको, लोग जो सांस लेते तो अच्छे से, पर जब छोड़ते हैं तो छोड़ अच्छे से नहीं पाते हैं, ऐसे छोड़ते हैं ना। और वीजिंग, यानी कि सांस लेते समय सीटी बजा, ऐसे सीटी बजती है ना सांस लेते समय, उसको बोलते हैं वीजिंग। इस तरीके से लोगों को तकलीफ होती है, यानी सांस लेते समय एक तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, और सांस लेते समय जब वो सांस छोड़ते हैं इस तरीके से क्या करती है, सीटी बजती है। ये होता है अस्थमा के अटैक में, ऐसी सारी चीजें होती है। अब हमको तो देखने में तो लगता है कि वो चल कुछ अलग चीज हो रही है, पर जब जिस इंसान को होता है उस इंसान की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि मेरे भी घर में मतलब मेरी दादी को था और ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों को, तो मैं जान सकता हूँ कि कितनी तकलीफ होती है अस्थमा के अटैक में। इस तरीके से क्या होता है, लोगों को इतनी छाती में जलन होती है, जलन होना, इन्फ्लेमेशन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, वीजिंग होना, यानी कि सांस छोड़ते समय सीटी बजना, ऐसे करके सीटी बजती है ना सांस लेते समय। अब जैसे मुझे तो है नहीं तो मैं बजा के बता नहीं सकता, पर कभी कभी होता है सांस लेने में डिफिकल्टी होना, सीटी बजना, कफिंग होना और शॉर्ट ब्रेथ होना। और ब्रेथ का जो आपका अमाउंट है जाना तो अच्छे से, छोड़ते समय क्या होना, जो स्ट्रेस होना, यानी छाती में स्ट्रेस होना, उसको क्या होता है, इस चीज में हो जाता है अस्थमा का अटैक।
ठीक है, ये समझ में आ गया, आपको सिम्टम समझ में आए और क्या रिसेप्टर्स के कारण होता है। एक तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर होता है जिसके कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, एयर पैसेजेस का ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे कि एयर पैसेजेस, जैसे कि ये एयर पैसेज है, ठीक है, मैं इधर बना के बताता हूं, ठीक है, गो, जैसे कि एयर पैसेज है, ये है एयर पैसेज, ठीक है। अब क्या होगा, जो वॉल है म्यूकस मेम्ब्रेन की वो हो जाएगी थिक, यानी कि ये मोटी हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो वॉल है समझ लो ये हो गई मोटी, है ना, थिक वॉल है ये, ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की वॉल है। अब यहां से एयर फ्लो होगा, ठीक है, एक तो यहाँ पे सरफेस एरिया का कम हो गया है, यानी जो जगह है एयर जाने की वो ही कम हो गई है अस्थमा में। अब और क्या होगा, दूसरा जो ग्लैंड्स है जो म्यूकस सिक्रीट करती है वो ग्लैंड्स क्या करेगी, एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट करेगी, क्योंकि वो इनलार्ज हो गई है, साइज में बड़ी हो गई है, तो ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होगा, ये ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हुआ। अब म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम तो है कि भाई जो भी फॉरेन एजेंट्स आ रहे हैं आपके बॉडी में, if it is a bacteria, if it is a dust, if it is a pollen grain, if it is a pollution, कुछ भी अगर चीजें हो उनको क्या करना, अंदर ट्रैप कर लेना, ताकि वो क्या हो, आपकी बॉडी में सर्कुलेट ना हो जाए, कोई भी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में ट्रैप करने का काम होता है। पर अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है वो थिक हो जाती है, बड़ी हो जाती है साइज में, एक्स्ट्रा सिक्रीशन होता है म्यूकस का, म्यूकस ग्लैंड्स के कारण, और जो एयर पैसेजेस हैं जिनको स्मूथली जाना चाहिए यहां से निकल के, उनका ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह तो कम हो गई है, अब जगह कम हो गई है तो क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, और इसलिए क्या होता है, कफिंग और ब्रीथिंग प्रॉब्लम अस्थमा में इसलिए होती है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। इसलिए अस्थमा में ये सब सारी चीजें होती हैं। क्या क्या कारण होते हैं, या तो कोल्ड वेदर हो, या तो कोई परफ्यूम के कारण, या किसी का पोलन ग्रेन के कारण, या डस्ट के कारण, या पोल्यूशन के कारण, या कोई भी ऐसी चीजें जो अफेक्ट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हमारे सांस लेने में कोई भी डस्ट आता है, उस तरीके से क्या होता है, एपिसोड जो होते हैं अस्थमा के वो लोगों में आते हैं, ठीक है। तो ये कारण होते हैं अस्थमा के। अस्थमा 2-3 प्रकार के होते हैं, एक चाइल्ड में, एक इन्फेंसी में, या तो बाय बर्थ अस्थमा का प्रॉब्लम हो, या तो किसी को आगे चल के अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे 2-3 टाइप होते हैं अस्थमा के, अब उन टाइपों में नहीं जाएंगे हम। अब क्या होता है अस्थमा में, इसके मेडिकेशंस होते हैं। मेडिकेशंस के तरीके क्या होते हैं, एक होते हैं रेस्क्यू मेडिकेशन और एक रहता है कंट्रोलर मेडिकेशन। रेस्क्यू मेडिकेशन में क्या होता है, एक रेस्क्यू मेडिसिन में आते हैं इनहेलर्स। क्या आते हैं, इनहेलर्स। इनहेलर्स कौन से होते हैं, इसमें होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहता है, ठीक है। क्या रहता है, केमिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, इनहेलर क्या काम करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, जो ये मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर रहता है उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। मस्कुरेनिक रिसेप्टर को क्या करता है, और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकता है, इनहिबिट करता है, और जो बीटा रिसेप्टर है उसको क्या करता है, रिलैक्सेशन करने के लिए बोलता है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर ये जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये इसको क्या इनहिबिट करेगा कॉन्ट्रैक्ट होने से, और बीटा रिसेप्टर को क्या करेगा, जो रिलैक्स होने को बोलेगा कि भाई अब जल्दी से अच्छे से रिलैक्स हो जाओ। तो इस तरीके से क्या होगा, स्पेस बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो एयर फ्लो है, जो बहरी है एयर, तो क्या होगी, स्मूथली एयर फ्लो होगी, ठीक है। तो ऐसे होते हैं इनहेलर्स। और कुछ मेडिकेशंस भी होती है, तो वो सब तो मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे मेडिकेशंस, पर वो ग्लाइकोक्रिस्टोरॉइड्स और इस तरीके के बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो अलग अलग कंपोजिशंस रहते हैं, तो वो टैबलेट्स भी इसमें, जिसको सीवियर हो उनको टैबलेट्स भी दी जाती है। और नॉर्मली इनहेलर्स का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है, तुरंत में अगर किसी को अस्थमा का अटैक आया तो गोली खा के तब सही नहीं हो जाओगे। इनहेलर्स क्या करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को जाते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं और वर्क करने को मदद करते हैं। उससे क्या होता है, जो अस्थमा का अटैक आया है वो आप उस नॉर्मल पोजीशन में उसमें आ जाते हो, ठीक है। तो ये था अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्या उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, थिक हो जाती है, उसकी मसल लेयर थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, एयर पैसेजेस ब्लॉक हो जाते हैं, यानी रास्ता रुक जाता है। जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड भी इनलार्ज हो जाती है साइज में, जो कि एक्स्ट्रा म्यूकस सीक्रेट करने लग जाती है। म्यूकस सीक्रेट करने से क्या होता है, जो रिड्यूस हो जाता है एयर फ्लो,
रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लोअर एरिया है वहां पे जो एयर फ्लो होता है यानी हवा का बहाव होता है वो कम हो जाता है रेस्पिरेटरी में। और कैसे सिम्टम्स होते हैं, कफिंग का यानी कि बलगम होना, कफ निकलना अपने रेस्पिरेटरी से, और क्या होना, कफ निकलने के साथ साथ क्या होता है इसमें, वीजिंग होना यानी सांस लेते इस तरीके से सांस लेना, ताकि क्या हो अंदर से सांस, तकलीफ होती है लोगों को, क्या होती है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है इस तरीके से लेने में सांस, क्योंकि क्या होता है उनका जो एयर पैसेज से ब्लॉक हो जाता है। अब आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर आप बैठे हुए हैं शांत, आपके पीछे कोई कुत्ता भाग जाए, कुत्ता दौड़ लगा दे, दौड़ के जाओगे वहां पर और दौड़ के आके बैठोगे, ठीक है, या तो आप रनिंग कर रहे, रनिंग करके आके आप बैठो तुरंत थक जाते हो ना, ये कब होता है, जब आप कोई एक्सरसाइज करके आए हो तब आपकी बॉडी क्या करती है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या हुआ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, आपकी बॉडी ने इतना एक्सरसाइज कर लिया है, इतना ऑक्सीजन को आपकी बॉडी पूरा यूज हो गई है ऑक्सीजन, और क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हुआ है, इससे जल्दी जल्दी आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी जल्दी जल्दी बॉडी कोशिश कर रही है कि फटाफट इसको ऑक्सीजन ले और फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करे। ये कब नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, जब नॉर्मल इंसानों में कब होती है ये चीज, जब वो कोई एक्सरसाइज करके आया है या कोई ऐसा इवेंट हो गया है उसके साथ जिसके कारण उसकी क्या है, ब्रेथनिंग शॉर्ट हो गई है, और ये इवेंट और ये एपिसोड उसके साथ हुआ है। पर अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, नॉर्मली बैठे बैठे, नॉर्मली कोई चीज करते करते उनको क्या हो जाता है, किसी ठंडे वेदर के कारण या किसी डस्ट पार्टिकल के कारण या कोई परफ्यूम के कारण क्या होता है, अस्थमा का अटैक आता है और उनको ये तकलीफ होती है अस्थमा के पेशेंट को। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कितनी तकलीफ होती है अस्थमा के पेशेंट में और क्या कारण होते हैं, और उन कारणों को ठीक करने के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, इनहेलर यूज कर सकते हैं, मेडिसिन यूज कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। पर देयर इज नो फुल क्योर ऑफ अस्थमा, यानी कि पूरी तरीके से अच्छा करने के लिए अस्थमा को कोई भी अभी तक मेडिसिन तो ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं बना है कि पूरी तरीके से अस्थमा को क्योर कर दे, ठीक कर दे। आपके एपिसोड्स जो हैं, या तो अगर किसी को हफ्ते में 3 बार अस्थमा के अटैक आ रहे हैं तो वो 2 कर देगा, एक दिन में 2 अटैक आ रहे हैं तो उसको 1 कर देगा। इस तरीके से क्या होगा, एपिसोड्स कम हो सकते हैं अस्थमा के, पर क्या होगा, एपिसोड तो कम हो जाएंगे पर एकदम फुली क्योर, यानी अब अस्थमा से उसको निजात मिल गई है, अब छुटकारा मिल गया है। इस तरीके से चीज अस्थमा में अभी के समय में तो अनट्रीटेबल है, मतलब क्योर फॉर्म नहीं है, अब आगे चल के हो जाएगा, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसी डिसीज होती है कि इसमें जो पेशेंट है उसके लिए बहुत तकलीफ वाली डिसीज होती है ये, ठीक है। तो ये था अस्थमा के बारे में। अब आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एटेलेक्टेसिस के बारे में बताऊंगा। एटेलेक्टेसिस भी क्या है, इस अस्थमा से सिमिलर ही एक डिसीज है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एटेलेक्टेसिस के बारे में बताऊंगा, ठीक है।